सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में हमने हारजात जनसमूह के बारे में बात करी थी। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टॉपिक है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। यानी कि जो प्रारंभिक मानव था पेड़ों से गुफाओं, पहले पेड़ों पर रहते थे, उसके बाद वो गुफाओं पर आए, उसके बाद खुले स्थलों पर उन्होंने अपने आवास बनाए। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, घर है जो खुले स्थानों पर बना हुआ है, सीढ़ी बनी हुई है आने जाने के लिए घर पर, और इसके बगल में एक उत्खनित स्थान है जहाँ पर तरह तरह के पत्थर जो हैं बिखरे हुए हैं। ये जो पत्थर थे इनको उस समय हस्त कुठार कहा जाता था। यानी कि जो हमारे आदिमानव थे, जो पूर्वज थे, जो जानवरों का शिकार करने के लिए वो इन्हीं पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। अगला एक आप ये चित्र देखिए। इस चित्र में आप देखिए एक पेड़ दिखा रखा है। तो जब जो आदिमानव थे पेड़ों पर रहते थे तो एक ही पेड़ पर तरह तरह के जो थे जानवर वो निवास करते थे और इसी पेड़ के नीचे अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करते थे। इस चित्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है। तो जो पेड़ों पर रहते थे वो कौन कौन रहते थे? होमोनिड, एक तो थे होमोनिड, दूसरा था अन्य स्तनपायी। अब स्तनपायी है तो डेट मीन्स कि ये पाइमेट्स होंगे, यानी कि होमोनिड हो गए, स्तनपायी यानी कि पाइमेट्स हो गए, और तेंदुआ यानी कि मांसभक्षी जो जानवर थे वो भी एक ही साथ पेड़ों में उस समय रहा करते थे जब आदिमानव पेड़ों पर निवास करते थे। यानी कि एक पेड़ पर होमोनिड भी है, स्तनपायी भी है और मांसभक्षी जानवर भी है। तो क्या करते थे? देखिए, इसके नीचे कुछ उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप यहाँ पर दिखा रखा है चित्र में। प्रवेश देखिए, सबसे पहले मांसभक्षी लाते हुए, मांसभक्षी क्या लेकर आएंगे? मांस लेकर आएंगे, हड्डियां लेकर आएंगे। होमोनिड लाते हुए, होमोनिड क्या लेकर आएंगे? पत्थर लेकर आएंगे। तो मांसभक्षी मांस लाए, उसमें होमोनिड में मांसभक्षी में जो लोग मांस खाएंगे मांसभक्षी हो गए, ये भी मांस लेकर आए, पत्थर भी लेकर आए। पत्थरों से इन्होंने होमोनिड ने अपने औजार बनाए, उस औजार से मांस को यहाँ पर काटते हुए, भरण पोषण करते हुए, भोजन करते हुए, जो मांस लेकर आए उसका भोजन करते हुए, जो गैर होमोनिड स्तनपायी हैं, जो पाइमेट्स हैं, अन्य जो पाइमेट्स हैं जो मांसभक्षी नहीं है, वस्तुओं को इधर उधर घुमाते हुए, मतलब खेल कर रहे हैं तो वस्तुओं को इधर उधर घुमा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं हड्डियों को अलग बैठ के, और कुछ वो अपमार्जक निकालते हुए। संग्राहक की क्रिया में मैंने अपमार्जक एक शब्द बताया था। हड्डी की मांस मज्जा को कुरेदने के बाद उसको क्या करेंगे? संग्रहित कर देते थे। तो कुछ अपमार्जक निकालते हुए, कुछ पत्थर और हड्डियों को निष्कासित करते हुए, होमोनिड निष्कासित करते हुए। और कभी कभी यहाँ पर अगर ये पेड़ नदी के किनारे है तो बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण जो वस्तुएं हैं वो इस स्थान से निष्कासित होते हुए, और बाढ़ के वक्त भरण पोषण करते हुए मगरमच्छ, और मगरमच्छ जो बाढ़ में जो नदी में मगरमच्छ आ गए वो इन्हीं हड्डियों से या इन्हीं जो मांस है, हड्डियां हैं, जो अस्थि मज्जा है, उनसे अपना भरण पोषण करते हुए। तो एक चित्र यहाँ पर इतिहासकारों ने बनाया है यही समझाने के लिए कि जब मानव खुले पर निवास नहीं करता था, सॉरी मैंने मानव बोल दिया, जो हमारे उस समय के होमोनाइड जो आदि मानव थे वो क्या, जब पेड़ों पर निवास करते थे तो पेड़ों के नीचे क्या क्या उस समय क्रियाकलाप होते थे। तो उसको यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की गई है इस चित्र के माध्यम से। यहाँ पर नीचे लिखा भी है, पुरातत्वविदों का ये सुझाव है कि पूर्व होमोनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई
अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे, ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं कि उत्खनन स्थलों में हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हड्डियाँ अक्षुण्ण रही होंगी। तो इसके बारे में, अभी हड्डियों के बारे में ज़्यादा डिटेल इतिहासकारों को भी पता नहीं है। तो ये चित्र को यहाँ पर दिखाते हुए आप देखिए चित्र को, और ये चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और इसके टॉपिक में आप लिखेंगे, इसके जो प्रश्न है वो लिखेंगे, प्रारंभिक मानव पेड़ों पर कैसे निवास करते थे, उसके बारे में चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर ये चित्र जो आपको मैंने अभी जिस पर हमने चर्चा की, इसको बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं हम। जब इनके औजार मिले, तो औजार कहाँ मिले? ये औजार मिले केन्या के किलोम्बे और ओलोजेरसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। 2 जगहों पर मिले हैं, केन्या के किलोम्बे और ओलोजेरसाइल। अब ये बात सोचने की है और कॉमन सी बात है कि इन्हीं स्थानों पर ये औजार ज़्यादा मात्रा में क्यों मिले हैं, किलोम्बे और जेरसाइली में। इसका सीधा सा एक रीज़न है, सीधा सा एक कारण है कि इन स्थलों पर उस समय आदि मानव और जो प्राइमेट या जो अन्य जानवर हैं उनके लिए प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रचुर मात्रा में जो खाद्य संसाधन है उपलब्ध होंगे, जिस कारण से उस समय के लोग वहाँ बार बार आते रहे होंगे। जो शिल्पकार उस समय रहे होंगे, जो औजार बनाते थे, वो इन्हीं जानवरों को मारने के लिए वहाँ औजार भी बनाते होंगे। और लास्ट में जो उनके क्रियाकलाप के जो चिन्ह हैं वो वहाँ छोड़ जाते होंगे कि अगर औजार खराब हो गया या औजार टूट गया तो उन्होंने उसी स्थान पर रह के अपना पत्थरों से औजार बनाया और जानवरों का शिकार किया, और लास्ट में जो बचे कुछ पत्थर हैं, जो औजार हैं, वहाँ छोड़कर चले गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्पकृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग आते होंगे वहाँ पर इनके औजार, हस्त कुठार, ये चित्र दिखा रखा है, या उनकी शिल्पकृति ज़्यादा मात्रा में होगी, और जहाँ पर कम आते होंगे वहाँ पर शिल्पकृतियाँ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी। देखिए, आप ये भी देखिए, ओलोजेरसाइली का एक उत्खनित खननकर्ता लुइस लीकी और मैरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया था। ये देखिए, इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर। तो ये एक स्थल है, इसके चारों ओर से जब इन्होंने उत्खनन किया तो एक पुल बना दिया, और ये जो पत्थरों के टुकड़े सतहों पर बिखरे हुए दिख रहे हैं, इसका एक इमेज ये भी है। वो उस समय के हस्त कुठार थे या इनके औजार थे। मैंने पेड़ों के बारे में आपको बता दिया है, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक ही क्षेत्र में होमोनिड और अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसे होता था। ये रेखा चित्र है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। लगभग 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं और खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। 4 लाख साल बाद, पहले कहाँ रहते थे? पेड़ों पर। उसके बाद 4 लाख साल बाद ये कहाँ आ गए? गुफाओं पर आ गए, और गुफाओं के बाद कहाँ आ गए? खुले निवास क्षेत्र में आ गए। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं, जैसे दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जब मैप आता है जो आपका कक्षा 11 में, उस पर लेजरेट गुफा के बारे में हमेशा आता है कि आप लेजरेट गुफा को मैप में अंकित करिए। तो लेजरेट गुफा की दीवारों में पहले कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे सबसे पहले। तो जो गुफा मिली है वो गुफा मिली है फ्रांस में, लेजरेट गुफा की दीवारों में। और जो दीवार थी उसमें 12 गुणा 4 मीटर आकार में एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है गुफाओं को। गुफाओं के बगल में, उसके बगल में एक 12 गुणा 4 मीटर का आकार का एक निवास स्थान सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे
और भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य स्रोत जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडे, मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य से मिले हैं, यानी कि इनकी हड्डियां वहाँ पर मिली है। तो इससे अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा माटा, ये खुले स्थान में था। जो उससे पहले मिला लेजरेट गुफा में मिला, और ये जो दूसरी झोपड़ी दिखाई गई है टेरा माटा की, ये खुले स्थान पर मिली है। में घास फूस और लकड़ी की छत वाले कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवाह के लिए बनाई जाती थी। मतलब मौसमी प्रवाह मतलब मौसम के अनुसार उस समय लोग अपना निवास स्थान को बदलते थे। जैसे ज़्यादा ठंडा है तो ये गर्म इलाकों की ओर चले गए, और ज़्यादा गर्मी है तो ठंडे इलाकों की ओर आ गए। ठीक है, ये देखिए, ये जो झोपड़ी है, ये आपको झोपड़ी दिखाई दे रही है, यह टेरा माटा में पुनः निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर दिख रहे हैं आपको। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हैं, वो उन स्थानों के द्योतक है जहां बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। मतलब छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, ये टुकड़े दिख रहे हैं। तो इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है कि इस झोपड़ी के अंदर भी वो पत्थरों के औजार बनाते थे। तीर के निशान पर अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है। ये तीर का निशान एक अंकित है, तो यहाँ पर चूल्हे को दर्शाएगी। ये देखिए, आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिडों के जीवन से किस प्रकार से भिन्न होगा, इसके बारे में आपने सोचना है। सोचने के बाद आपने मुझे बताना है। और जिसको समझ में नहीं आएगा, सोचो कि खुली जगहों में रहने में और पेड़ों पर रहने में, जब ये रहे, पहले पेड़ों पर रहे, उसके बाद खुली जगहों में रहे, इनके जीवन में क्या बदलाव आया होगा। तो एक झोपड़ी और गुफा के बारे में हमने बात की। इसी प्रकार केन्या के चेसोवाजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट्सक्रांस में पत्थर के औजारों में के साथ साथ आग से पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख पुराने हैं। यानी कि जब ये खुले स्थानों पर आए तो जानवरों से अपने बचाव के लिए इन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किया तो आग का जब इनको आविष्कार हो गया, इन्होंने क्या करा, पहले अपना भोजन कच्चा खाते थे, बाद में ये पका हुआ भोजन खाने लगे। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं प्राप्त है। मतलब जो ये चीज़ें प्राप्त हुई, आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई कुछ हड्डी, तो इतिहासकारों ने कहा कि इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है कि ये प्राकृतिक रूप से इसमें आग लगी थी या ज्वालामुखी से उत्पन्न आग से हुआ था, या उस समय के मानव ने इस आग को जलाकर इन चीज़ों को बनाया था। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर, अब जैसे चूल्हे बने हैं तो चूल्हे का उपयोग, नियंत्रित आग है, अपने अनुसार उसमें आग जला सकते हैं। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता है, यानी कि प्रकाश के लिए, दूसरा गर्मी के लिए, और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी के कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे भाले की नोक बनाने में, सल के निकाल कर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती है। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। यानी कि आग जला के रख दी उन्होंने अपनी झोपड़ी में, जो किस काम से आएगी, उनके औजार बनाने के काम आएगी। दूसरा प्रकाश के काम आएगी, प्रकाश उत्पन्न करने में। तीसरा, अगर ज़्यादा ठंडा है तो गर्मी में उष्णता के लिए। चौथा, जो जानवर होंगे वो आग को देखकर भाग जाते होंगे या भागते होंगे, तो खतरनाक जो जानवर थे उनको भगाने के लिए भी ये लोग उस समय आग का प्रयोग करते होंगे। तो इस तरीके से जो मानव पहले पेड़ों में था, जो होमोनाइट जो आदिकालीन मानव पहले पेड़ों में था, वो बाद में कहाँ आया, गुफाओं में और खुली जगहों पर। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है प्रारंभिक मानव
और औजारों का निर्माण, यानी कि प्रारंभिक मानव अपने औजारों का निर्माण किस तरह करते थे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहला और एक दूसरा। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो दो पत्थर हैं ये किन किन चीज़ों के उस समय किन किन चीज़ों में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए कुछ प्रारंभिक औजार, ये औजार ओल्डू वही में मिले थे। बगल में दिखाया गया औजार एक गणासा है, उस समय का जो गणासा था, जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बना दिया गया है, यानी कि इसके किनारे कोनों में पत्थरों को कुरेद के इसको धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया एक औजार हस्त कुठार है। हस्त कुठार मतलब हाथों से पकड़ के मारने वाला औजार। क्या आप बता सकते हैं कि ये औजार उसमें किस तरीके से काम में आते होंगे? तो सोचिए कि आदिकालीन जो मानव था इनका उपयोग कैसे करता होगा जानवर को मारने में। तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए औजारों का जो इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं थी। पक्षी भी उस समय या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती हैं। कहने का मतलब है कि औजार केवल मानव ही नहीं बनाते थे, वरन उनके साथ साथ जानवर, पशु पक्षी भी अपने रक्षा के लिए, संघर्ष के लिए, अपने को स्वच्छ रखने के लिए भी औजारों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजारों का इस्तेमाल करते थे, उन्हें वो स्वयं बनाते थे। तो जो पत्थर के औजार बनाने का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ मिला है? अफ्रीका के इथोपिया नामक जगह पर। इथोपिया एक देश है, वहाँ पर सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और केन्या के पूरा स्थल, इथोपिया और केन्या दो अलग अलग देश है, यहाँ पर औजार बनाने के साक्ष्य सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो सबसे पहले औजार बनाना शुरू किया वो किन्होंने किया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये जो औजार थे ये पुरुष या स्त्रियां या दोनों बनाते थे या केवल पुरुष बनाते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि कुछ स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती थी और इनका इस्तेमाल करती होंगी। लगभग 3500 वर्ष पहले जानवरों को मारने में के तरीकों में सुधार आया। कैसे सुधार आया? पहले जो बनाते थे, जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्राइमेट्स, होमिनिड, ये जो पहले बनाते थे, ये लोग बनाते थे हस्त कुठार, यानी कि हाथ से पकड़ के मारने वाले। बाद में फेंक कर मारने वाले जो उनके हथियार थे उनका आविष्कार किया, जैसे भाला, तीर कमान और नई किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाली जाने लगी और उसको सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। किसको? हड्डियों को। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। समय के साथ कुछ और बड़े परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ना और उनके रोएदार खाल को का कपड़ों की तरह प्रयोग करना, यानी कि जानवरों को मारकर उनकी जो खाल थी उसको सुखाकर कपड़ों की तरह प्रयोग करने लगे। बाद में उन्होंने सिलने के लिए सुई का आविष्कार किया। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वो 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए की तकनीक शुरू हो गई। छेनी या रुखानी जो नुकीली चीज़ें होती है, जिससे वो इनसे क्या करते थे, नुकीली ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। किससे हो गया? छेनी या रुखानी, नुकीली जो ब्लेड वाला हथियार होता है। बाद में उन्हें हड्डियाँ, सींग, हाथी दांत या जो लकड़ी है उस पर चित्र बनाना या उनको कुरेदना मानव के लिए संभव हो गया, जब ऐसे छोटे औजार उस समय बने। अब ये यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है नीचे। इस चित्र को आपने अपनी कॉपी में चित्रांकित करना है, बनाना है। प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि आदिकालीन मानव की पंच ब्लेड तकनीक क्या है? पंच ब्लेड
तकनीक क्या है। यानी कि पंच ब्लेड जो तकनीक होती है वो हथियार को बनाने की तकनीक होती है। तो ये जो चित्र हैं आपको अपनी कॉपी में बना देना है और इसके बारे में नीचे लिख लेना है। देखिए कैसे क्या है, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। यानी कि निशान लगा दिया और पत्थर की सहायता से इसको यहाँ से निशानों को तोड़ लें। फॉर्म में देखिए, इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। चपटी सतह तैयार हो गई, घन कहला दिया गया इसको क्या कहते हैं, घन। फिर एक हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। गौ, देखो ये क्या है, हड्डी या पत्थर है, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। घौ, इस धारदार पट्टी जिससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि किनारे से सल्क निकाल दिए पतले पतले जो चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अथवा उससे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। यानी कि कोई भी इसमें चित्र उकेरे जा सकते हैं। उसके बाद हड्डी पर नक्काशी का एक नमूना, देखो इन्होंने जानवरों के चित्र बना रखे हैं। तो ये है पंच ब्लेड तकनीक। तो पंच ब्लेड तकनीक के बारे में बताइए या चित्र बनाइए आएगा, तो आप लोग ये चित्र बना दीजिए और इसके बारे में ये जो लिखा है ये लिख लीजिए। तो आज काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है, 22 मिनट का। कल संभवतः हम अपना आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, वो है संप्रेषण और संचार के माध्यम। तो आप सभी लोग घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं उसको देखिए और इसके अनुसार अपना काम जारी रखिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।